वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर से ब्रजेश कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको वर्ग 7 से 10 तक पढ़े जाने वाले इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस के बारे में अध्ययन कराने जा रहा है। तो बच्चों, वॉइस जानने से पहले आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप टेंस पूर्व क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वॉइस है क्या चीज़। वॉइस का मतलब होता है कि जब कोई क्रिया किसी कर्ता के द्वारा, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, या किसी वाक्य में क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करती है, तो ऐसे वाक्य को वाच्य कहा जाता है, वॉइस कहा जाता है। वॉइस जो होता है, वॉइस के जनरली 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं हिंदी में कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब होता है वह वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य में सीधे जो है वह वाक्य कर्ता पर निर्भर करता है। ऐसे वाक्य को, ऐसे वाच्य को एक्टिव वॉइस करते हैं। और दूसरी तरफ है पैसिव वॉइस। जब वाक्य में कर्ता, कर्म जो है कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वाच्य को पैसिव वॉइस करते हैं। अर्थात एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे बाय एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल रूप में लेंगे, राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं राम ईट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। तो यहाँ पर आम खाने का कार्य कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कर्ता यानी सब्जेक्ट राम है, और खाना क्रिया है, और आम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सीधे यह वाक्य राम पर निर्भर करता है, अतः यह एक्टिव वॉइस हुआ। और जस्ट हम पैसिव वॉइस में आते हैं, तो पैसिव वॉइस में सीधे कर्म, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पहले रहता है। तो हो जाएगा यहाँ पर आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसका प्रयोग सभी के रूप में हम करना शुरू करते हैं। इससे हो जाएगा अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, और खाना क्रिया है। तो हमने देखा कि इसमें राम पहले आता है, यानी कर्ता का प्रयोग पहले हुए, इसलिए इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। इसलिए क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। इस वाक्य में हम देखते हैं आम जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसका प्रयोग हम आगे करते हैं, सबसे पहले करते हैं किस रूप में? कर्ता के रूप में। इसलिए यहाँ पर मैंगो जो है, आम जो है, वो कर्म है, तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, अतः यह पैसिव वॉइस हुआ।
तो इस प्रकार हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर स्पष्ट करना सीखा। ये एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अब हम जानेंगे कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, अर्थात एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें जानना होगा कि मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में कर्ता, एक्टिव वॉइस में कर्ता जो है का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस को यानी कर्ता को, जब कर्म के जो कर्ता को एक्टिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो नॉमिनेटिव केस होता है, और जब उसी सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो जो नॉमिनेटिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम बदलेंगे। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट, जिससे मतलब मान लीजिए कि आई हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी हो जाएगा। तो आई का मी हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए कि वी है, वी सब्जेक्ट है अगर, तो उसको नॉमिनेटिव केस में वी लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में यह अस हो जाएगा। उसके बाद अगर दे है तो इसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। उसी तरह यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है और इट का इटिंग होता है। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो वह जो नॉमिनेटिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होता है। तो आई का मी, यू वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर हो जाता है और इट का इट रहता है। तो इस प्रकार हमने एक्टिव टू पैसिव बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट फॉर्म को बदलना सीखा। किस तरह एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस करते हैं, और उसी सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। इस प्रकार हमने सीखा। आगे हम टेंस के अनुसार, जो टेंस मैंने बताया कि पहले आप पूर्व कक्षाओं में टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो टेंस के अनुसार हम वॉइस का परिवर्तन यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, आइए अब सीखते हैं। तो बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए हम टेंस के अनुसार कैसे इसका बदलाव करते हैं। मैंने एक्टिव को पैसिव वॉइस बदलने के लिए हम टेंस के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि टेंस का पहला प्रकार जो होता है वह प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में के भी प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार जो होता है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हम टेंस में पढ़े होंगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है अपने मूल रूप में होता है या उसमें एस या एस लगा होता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं इसको देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस।
इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक। इस प्रकार प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो टेंस होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 तरह के उसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला एफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और तीसरा इंट्रोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो तीनों के हम नियम जानेंगे और यही इसी तरह का हर टेंस के 3 फॉर्म होंगे, 3 नियम होंगे। तो ध्यान से इसको समझेंगे, उसी तरह दूसरा सेंटेंस में भी हम प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म का प्रयोग पहले होगा, प्लस ईच एम आर। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सहायक क्रिया जो होती है वो ईज एम आर होता है, इसलिए पहले हम ईज एम आर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। फिर भार्ब का तीसरा रूप, अब ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को भार्ब का तीसरा रूप क्या होता है। जैसे मतलब कि राइट है, राइट में लिखना होता है, तो राइट इसका पहला रूप हो गया, वर्ब का पहला रूप। रोट दूसरा रूप, रिटेन तीसरा रूप, और अगर हम उसमें राइटिंग लगा देंगे तो चौथा रूप हो जाएगा। और वर्ब का 5वां रूप जो होता है राइट्स होता है, वर्ब में एसीएस जो होता है वो वर्ब का 5वां रूप होता है। इसलिए क्रिया का 5 रूप होता है। पहला रूप जैसे राइट हो गया, दूसरा रोट, तीसरा रिटेन, चौथा राइटिंग, 5वां राइट्स। उसी तरह सभी क्रियाओं के ये 5 फॉर्म वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट कर दिए, ईज एम आर कर दिए, तब वर्ब का तीसरा रूप हो गया, और तब बाई लगाएंगे और तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सब्जेक्ट जो है वह लास्ट में होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव जो है डू नॉट, डज नॉट से प्रयोग से होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले लगेगा ऑब्जेक्ट, तब लगाएंगे ईज एम आर। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ नॉट लगेगा, तब वर्ब का तीसरा रूप होगा, तब बाई होगा, तब सब्जेक्ट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये चूंकि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले जुड़ता है, यानी कि डू और डज पहले लगा होता है, इसलिए यहाँ एक्चुअली वर्ब पहले होगा। तो पहले लगाएंगे ईज एम आर, ईज एम आर। और ये ईज एम आर किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तब वर्ब का तीसरा रूप होगा, तब बाई लगेगा, तब सब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब इन तीनों का एग्जाम्पल समझेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1, आई प्ले द बॉल। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या कहता है नियम हमारा, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो यानी कि द बॉल पहले हो जाएगा, द बॉल। उसके बाद ईज एम आर, चूंकि बॉल के साथ क्या लगेंगे, ईज लगेंगे, तो द बॉल ईज। तब वर्ब का तीसरा, प्ले का तीसरा क्या होगा, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ प्लेड हो जाएगा, PLAYED प्लेड। और भाई, भाई लगाएंगे, फिर लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के मतलब में क्या हम बताए थे आपको, तो मी। तो द बॉल इज प्लेड बाई मी हो गया। उसी तरह दूसरा हो जाएगा, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। तो हो गया इंग्लिश इज नॉट रीड बाई हिम, यानी इंग्लिश इज नॉट रीड बाई हिम, मतलब कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस हो गया, और अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है, तो यह हो गया हमारा पैसिव वॉइस।
इस प्रकार हमारा तीसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है उसे समझेंगे। तो तीसरा इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डू के लिए हम प्रयोग करेंगे, डू के लिए प्रयोग करेंगे हम। पहले यहाँ देखा गया है इज एम आर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो इसके लिए हमारा क्या लगेगा, तो इज लगेगा। तो इज ए लेटर, राइट का तीसरा रूप क्या होगा, राइट, रोट, रिटेन, ये तीसरा हो जाएगा रिटेन बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, तो आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी, तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार बच्चे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में जाना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम कैसे जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउस को तो बच्चों मैं प्रेजेंट टेंस के पहला प्रेजेंट टेंस में आने वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सिखाया। अब सेकेंड उसका जो है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसका क्या पहचान होता है। तो अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, और अगर हम अंग्रेजी में इंग्लिश में उसका फॉर्म देखें तो वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, यानी कि वर्ब जो होता है अपने चौथे रूप में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब का 5 रूप होता है, वर्ब का 5 रूप होता है, तो ये वर्ब के चौथे रूप में यानी क्रिया में आईएनजी लगा होता है इसमें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सभी टेंस के 3 फॉर्म होंगे, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैं अलग अलग अब नहीं बताऊंगा, इसके पहले मैंने बता चुका हूँ आपको किस तरह हम प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या नियम होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तब आपको इज एम आर लगाएंगे, चूंकि इसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है इसलिए उसके बदला में बी ई आई एन जी, बिंग इसको बोलते हैं, बिंग लगाएंगे, और तब आपको वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, बाई होगा, तब सब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एम आर के बाद हम नोट लगा देते हैं और तब बिंग लगाएंगे, B3 बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। और वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले इज एम आर हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, तब आपका बिंग होगा, तब B3 होगा, तब बाई, तब सब्जेक्ट। इस तरह हम तीनों रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उदाहरण हमारा कैसे होगा। तो जैसे होगा पहला, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हमारा ए मैंगो जो होगा, और मैंगो जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम लिखेंगे ए मैंगो, उसके बाद इज एम आर है, यहाँ इज लगेगा, फिर बिंग लगाएंगे तो हमारा बिंग हो जाएगा, B3। तो यहाँ देखिए ईट का पहला रूप ईट होता है, दूसरा एट होता है, और तीसरा ईटेन होता है, चौथा ईटिंग होता है, पांचवा ईट्स होगा। तो यहाँ चूंकि हमको प्रयोग कहाँ का क्या चीज में करना है, तीसरा में, तो तीसरा हमारा क्या हो गया, ईटेन। तो मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई मी। फिर उसी तरह अगर मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई राम, यहाँ हमारा राम सेलेक्ट है तो राम कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस होंगे,
अगर ऐसा हो जाए कि ही इज नॉट डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ हो जाएगा हमारा दिस वर्क इज नॉट डूइंग, डू का तीसरा रूप डन होता है, दिस वर्क इज नॉट डन बाई हिम, दिस वर्क इज नॉट डन बाई हिम। तो इस तरह हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान गए। अब तीसरा जो फॉर्म उसका होता है वह होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा क्या नियम होगा, तो पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज और हैव होता है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब लिखेंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, BEEN बीन, तब V3, तब बाई, तब सब्जेक्ट। जैसे आई हैव हेल्प्ड यू, तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ हो जाएगा यू हैव बीन हेल्प्ड बाई मी। तो इस प्रकार हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी वॉइस एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। बच्चों कुछ सब्जेक्ट जैसे नो वन, एनी वन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, समवन, पीपुल, कैटल, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं जब किसी वाक्य में लगे हों तो वहाँ बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे समवन हैज किल्ड लायन, समवन हैज किल्ड अ लायन, इसका हिंदी होगा किसी ने शेर को मारा है। तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लायन, तो ए लायन हैज बीन किल्ड, माने बात शेर किसने मारा है यह हमें जानकारी नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट ऑथेंटिक न हो, अर्थात जब कोई सब्जेक्ट का सही पता न चले, ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे वाक्यों में बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये लायन हैज बीन किल्ड, वाली हम कहेंगे लायन हैज बीन किल्ड। तो बच्चों आज मैं आपको बस इतना ही बताता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले टेंस, पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं अपनी इस वीडियो के बाद इस टेंस का नोट्स डाल देता हूँ, और साथ ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी डाल दूंगा, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।